नमस्कार, मैं ऋषिराज, स्नातक तृतीय वर्ष का विद्यार्थी, हिंदी विभाग, लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज प्रेमचंद्र की जयंती पर आप लोगों के बीच प्रेमचंद्र के लिए मेरे मन में जो विचार हैं, मेरी जो संक्षिप्त जानकारियां हैं, उसे व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। मित्रों, साहित्य सदियों से समाज का मार्गदर्शक रहा है। साहित्य ने अपने भिन्न भिन्न कल्याणकारी स्वरूप के माध्यम से समाज को परिमार्जित किया है, समाज को परिष्कृत किया है। साहित्य किसी भूमिका के कारण ही साहित्य को समाज का मार्गदर्शक और साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य की परिभाषा देते हैं तो उनका कहना है कि चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ की जनता के जो कुछ भी मन में रुचि है, अभिरुचि है, कुंठा है, विशेषता है, उन सब का आरेखन और प्रतिबिंबन और प्रस्तुतिकरण साहित्य में होता है। मित्रों, आज हम ऐसे कालजयी साहित्यकार के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से न केवल युगीन चेतना को प्रभावित किया, युगीन जागृति लाया और राष्ट्रीयता आंदोलन को बढ़ावा दिया, बल्कि वे स्वयं अपनी रचना के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। मित्रों, आज हम ऐसे कालजयी साहित्यकार, कथाकार, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र को यदि आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य विधा से हटा दिया जाए तो हिंदी साहित्य अक्षुण्ण सा प्रतीत होगा। मित्रों, प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी से लगभग 30 मील दूर लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके गांव से ही संपन्न हुई। मैट्रिक तक उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद चूँकि गरीबी के कारण वे अध्यापन कार्य में लग गए और आगे निरंतर पढ़ाई करते रहे और स्नातक तक की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आगे वे परास्नातक भी करना चाहते थे अंग्रेजी साहित्य में, लेकिन आर्थिक अभावग्रस्तता के कारण वे नहीं कर पाए। मित्रों, प्रेमचंद्र के नामाकरण पर यदि हम चर्चा करें तो प्रेमचंद्र का नामाकरण 4 चरणों से गुजरा है। पहला धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद्र, फिर मुंशी प्रेमचंद्र। आप लोगों के बीच यह धारणा को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनके बचपन का नाम धनपत राय था और उर्दू में लेखन का कार्य उन्होंने नवाब राय से प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय देश हमारा परतंत्र था और नाम छिपाकर लिखने की परंपरा प्रचलित थी। फिर जब उनका जो सर्वश्रेष्ठ कृति सोजे वतन है, जो 5 कहानियों का संग्रह है, उसे जब्त कर लिया गया, तब जमाना पत्रिका के संपादक दयानारायण निगम ने कहा कि आप हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद्र के नाम से लिखिए। तब से उन्होंने प्रेमचंद्र के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर मुंशी प्रेमचंद्र कैसे बने, तो कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद्र दोनों मिलकर एक पत्रिका का संपादन करते थे, हंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। और हंस पत्रिका के संपादक दोनों थे, तो कन्हैयालाल मुंशी सिर्फ मुंशी लिखा करते थे और प्रेमचंद्र अपना नाम प्रेमचंद्र लिखा करते थे। कालांतर में आगे चलकर भाषा का परिवर्तन हुआ। पाठक तो पाठक होता है, वो अपने अनुसार शब्दों का उच्चारण करता है। धीरे धीरे मुंशी कौमा प्रेमचंद दोसा कौमा हट गया, मुंशी प्रेमचंद मिल गया। मित्रों, प्रेमचंद्र ने 2 शादी की। एक पहली शादी जो बाल्यावस्था में बेमेल विवाह के कारण हुआ था, और दूसरा शिवरानी देवी जी एक गरपट महिला थी, लेकिन प्रेमचंद्र की विशेषता कहें तो उन्होंने न सिर्फ केवल उन्हें अक्षर ज्ञान सिखाया, बल्कि साहित्य जगत की ओर उनका जो मन उन्मुख कर दिया और साहित्य लेखन भी शिवरानी जी ने किया। शिवरानी जी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है प्रेमचंद्र घर। उसमें प्रेमचंद्र के घरेलू जीवन और ऐसे पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि जिसे सर्वसामान्य जनता अवगत नहीं है। मित्रों, प्रेमचंद्र की यदि हम बात करें तो प्रेमचंद्र के 2 पुत्र थे, श्रीपद राय और अमृत राय। अमृत राय ने उनके जो अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को पूर्ण किया एवं कलम का सिपाही जो अमृत राय ने ही लिखा है। मित्रों, प्रेमचंद्र के यदि कुछ पहलुओं पर बात करें, जीवन के यानी संघर्ष के कुछ पहलुओं पर बात करें, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद्र ने शिक्षक की नौकरी की, डिप्टी इंस्पेक्टर का भी काम किया और वे रचना के माध्यम से युगीन चेतना को प्रभावित कर रहे थे। इसलिए जब सोजे वतन को जब्त कर लिया गया तो उन पर आरोप लगा कि आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनमानस को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उकसा रहे, भड़का रहे, आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद्र के नाम से लिखना प्रारंभ किया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 में, तो उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के नौकरी पर छोड़ दी और अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। जागरण, माधुरी और हंस नामक पत्रिका के संपादन कर दे रहे हैं। मित्रों, प्रेमचंद्र के यदि हम रचना संसार पर दृष्टिपात करें तो प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने परंपरागत कहानियाँ जो लिखी जा रही थी, उस परंपरागत कहानी के केंद्र में राजा, महाराजा और देवता जो हुआ करते थे, उस परंपरागत कहानी को कौतूहल, जिज्ञासा और कल्पना लोक से निकालकर समाज और मनोविज्ञान के धरातल पर लाकर खड़ा किया। यह काम उसी प्रेमचंद्र ने किया। उन्होंने ऐसी समस्या को लेकर कहानी लिखी, या तो वे समस्या समाज का यथार्थ चित्रण करती हो या समाज में आदर्श रूप स्थापित करती हो। मित्रों, आज जिस हम दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, दिव्यांग विमर्श इत्यादि इत्यादि महिला विमर्श की जो बात करते हैं, यदि हम गौर से देखें तो कहीं ना कहीं उन सारे विमर्शों का बीजारोपण प्रेमचंद्र के साहित्य में देखने को मिलता है। उनके कहानी को देखें तो कहानी मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक यथार्थवादी कहानी, एक आदर्शवादी कहानी। प्रारंभ में प्रेमचंद्र जो थे, उनकी कहानी का स्वरूप था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, और बाद में वे घोर यथार्थवादी बन गए तो उन्होंने यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। यदि उनकी कहानियों को देखें तो उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी भी लिखी है, जैसे ईदगाह है, बड़े भाई साहब है, नमक का दरोगा है। ईदगाह में क्या है? ईदगाह कहानी में प्रेमचंद्र ने एक तो इस्लाम धार्मिक संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया है, सभी धर्म में गरीब व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा, हामिद जैसे पात्रों का चयन करके हमारे समाज पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है और समाज के वास्तविक स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे एक 5-6 साल का बालक हामिद है, जिसकी अभिरुचि खेलने में, खाने में और दोस्तों के साथ घूमने में होनी चाहिए, वह घर की परिस्थिति के कारण, प्रकृति के मार के कारण वह विवश है और अपना सोच 60 वर्ष की उम्र जैसा व्यक्ति जैसा रख रहा है। उनसे यह फिक्र है कि हमारे घर में किस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरा, अमीना है जो उसकी बूढ़ी दादी है, उसके माध्यम से वे दिखाने का प्रयास किए हैं कि कैसे एक महिला के हृदय में अपने पौत्र के लिए जो वात्सल्य भाव होता है उसको उद्गारित करने का काम यहाँ प्रेमचंद्र ने किया है, और उसके माध्यम से यथार्थ को दिखाया है और आदर्श रूप में भी दिखाया कि हामिद कैसे आदर्श स्थापित कर रहा है, एक 5 साल का बालक। तो हमें उस हामिद के चिमटे से सीखना चाहिए और हमें भी अपने माता पिता का चिमटे का सहारा बनना चाहिए। ऐसे ही उनके कुछ आदर्शवादी कहानी को लेखें। आदर्शवादी कहानी में क्या है? पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है, बड़े भाई साहब है, बड़े घर की बेटी है। मित्रों, बड़े घर की बेटी में प्रेमचंद्र ने जो संयुक्त परिवार प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास किया है। संयुक्त परिवार प्रणाली जो हमारे भारतीय समाज की परंपरागत नींव थी, हमारे संस्कृति की साझी विरासत थी, जो वर्तमान में टूटती जा रही है, उस पर उन्होंने व्यंग किया है। इसके पंच परमेश्वर को लिए, पंच परमेश्वर में आप सभी जानते हैं कि 3 पात्र हैं मोटे तौर पर। एक अलगू चौधरी है, एक जुम्मन शेख है और एक खाला है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों परस्पर मित्र हैं। खाला है, प्रतिवादी है, और जो अलगू चौधरी है वो सरपंच है। मैंने जब उस कहानी को पढ़ा, उस कहानी का एक वाक्य हमारे दिल के भीतर छू गया, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया। वो हाला की उक्ति है, वे अलगू चौधरी से कहती है कि क्या बिगाड़ के डर से न्याय का साथ न दोगे? मित्रों, आज भी हमारे समाज में अलगू चौधरी, हाला और जुम्मन शेख, हमें उस हाला की पहचान करनी है, हमें उस जुम्मन शेख की पहचान करनी है। मित्रों, यदि उनकी आदर्शवादी कहानी को लें, यथार्थवादी कहानी को लें, तो ठाकुर का कुआं है, कफन है, उसकी रात है, सवा सेर गेहूँ है, इत्यादि इत्यादि अनेक कहानी है। बूढ़ी काकी है। आदर्शवादी कहानी के एक उदाहरण को यदि हम लेते हैं तो वह है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं क्या है? मित्रों, आप सभी अवगत हैं, जिस परिवेश का जिक्र मुंशी प्रेमचंद्र ने ठाकुर के कुआं में किया है, वहाँ 3 कुआं हैं। एक साहू का कुआं, एक ठाकुर का कुआं, एक दलित का कुआं।
चूँकि दलित लोग उसके काम करने से मना कर देते हैं, इस कारण से ठाकुर ने उसकी यह स्थिति कर दी है। यानी सामाजिक जो समरसता को तार-तार करते हुए यह कहानी जो हमको बयाँ कर रही है, ऊँच-नीच की परंपरा को दिखा रही है और मानवता पर एक व्यंग्य है कि कैसे नाली का पानी, गंदा पानी पीकर वह मर जाता है क्या। तो ऐसे प्रेमचंद्र की कहानी को दें। प्रेमचंद्र ने 300 से ऊपर कहानी लिखी है जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। सप्त सप्त सरोज, नवनिधि, अन्य कहानी संग्रह भी है जो। इसके अलावा यदि हम उपन्यास को देखें, प्रेमचंद्र ने ऐसे उपन्यास लिखे हैं जो हिंदी साहित्य में एक मील के पत्थर हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना प्रासंगिक तत्कालीन समय में वह उपन्यास था। मित्रों, उनके उपन्यास को देखें तो इन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे हैं। दर्जनों उपन्यास में गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, मंगलसूत्र है इत्यादि। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, 3 नाटक उन्होंने लिखे हैं, करबला है, प्रेम की वेदी है और एक कोई और है। उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। लेकिन उन्होंने उपन्यास और कहानी ये दुविधा में सर्वाधिक वे पारंगत थे। इस कारण से जब हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं तो उपन्यास और कहानी का जब काल विभाजन किया जाता है तो उसमें प्रेमचंद्र को केंद्र में रखा जाता है। मित्रों, 2-3 उपन्यास का उनका उदाहरण लेते हैं। एक सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास जो 1916-18 के आसपास प्रकाशित हुआ है, जो हमारे स्नातक तृतीय पाठ जो सामग्री है उसमें। सेवा सदन उपन्यास की नायिका सुमन है और वह तथाकथित ऊंची जाति की है। सुमन जो बेमेल विवाह और पति के द्वारा तिरस्कार पाकर वह घर से निकल जाती है और ठेके पर जाकर वेश्यावृत्ति अर्थात अपना देह का व्यापार करती है और उस देह के व्यापार करने से जो धन का अर्जन होता है, धन की प्राप्ति होती है, उससे अपना जीवन निर्वाह करती है। तो प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से 2 चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक तो बेमेल विवाह और पति के द्वारा तिरस्कार पाकर उस महिला का चित्रण किया है और दूसरा हिंदू संस्कृति पर व्यंग्य तंज कसा है कि जो संस्कृति यह कहती है कि हमारे यहाँ नारी को यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तस्य तत्र देवता की अवधारणा है। ऐसे अवधारणावादी, ऐसी संस्कृति, ऐसे धर्म में नारी की यह स्थिति है। अंततः प्रेमचंद्र ने सेवाश्रम की स्थापना कर इस समस्या का निदान किया है जहाँ वेश्या लोग आकर रहती है और अंततः जो अध्यक्ष की भूमिका सुमन अदा करती है। मित्रों, गोदान को लें। गोदान 1936 में प्रकाशित है और गोदान भारत ही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में शामिल है। गोदान का मुख्य पात्र होरी धनिया है। तो गोदान जो उन्होंने लिखा है वो अवध के किसान आंदोलन से प्रभावित होकर लिखा है। तो उसमें किसान की पीड़ा और किसान की व्यवस्था को दिखाया गया है कि कैसे एक किसान ताउम्र मेहनत करने के पश्चात भी साहूकार के, सामंत के, जमींदार के ऋण से उद्धार नहीं हो पाता है और अंतिम इच्छा उसकी गाय की होती है कि उसके दरवाजे पर एक गाय बनी रहे। जैसे हम लोग की कैसे इच्छा है कि काल हो, उसी प्रकार उस जो होरी की इच्छा है। उनके उपन्यास से निर्मला को लें तो निर्मला उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु है बेमेल विवाह की समस्या पर आधारित। चूँकि प्रेमचंद्र खुद बेमेल विवाह के शिकार थे तो निर्मला में क्या है, निर्मला में एक पिता दहेज देने में असमर्थ होने के कारण अपनी 15 वर्षीय पुत्री निर्मला की शादी 40 वर्षीय विदुर तोताराम से करने के लिए विवश है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद्र ने नारी का यथार्थ चित्रण तो किया है और साथ ही साथ यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे जो दहेज प्रथा है, बेमेल विवाह है, वो हमारे समाज को तोड़ रही है, तार कर रही है और एक पिता कैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से नीचा पड़ जा रहा है। उनके उपन्यास रंगभूमि को दें। रंगभूमि का नायक सूरदास है। सूरदास अंधा होकर भी अंग्रेजों का विरोध कर रहा है। कारण है कि अंग्रेज उसके गांव में सिगरेट का कारखाना स्थापित करना चाहते थे। उसका मानना है कि यदि सिगरेट का कारखाना हमारे गांव में स्थापित हो जाएगा तो इससे युवा लोग प्रभावित हो जाएंगे, वे पाश्चात्य संस्कृति के अंधाधुंध दौर में शामिल हो जाएंगे। यानी कि ग्रामीण संस्कृति और युवा को कुसंगति से बचाने के लिए उस रंगभूमि नायक जो उपन्यास का नायक सूरदास है ताउम्र संघर्षरत, वो अंधा होने के बावजूद। तो प्रेमचंद्र के ने जो भी उपन्यास लिखे हैं उनमें समसामयिक समस्याओं का उल्लेख है।
क्योंकि प्रेमचंद्र खुद अनेक सारी समस्याओं के शिकार थे। तो प्रेमचंद्र की रचना संसार की ये विशेषता है। प्रेमचंद्र के यदि हम अन्य गद्य विधा की बात करें तो प्रेमचंद्र ने तो समाज और यथार्थ यानी कि यथार्थ और आदर्श दोनों को मिश्रित करके लिखी है। मित्रों, प्रेमचंद्र के साहित्य से हमें सीखने की आवश्यकता है। प्रेमचंद्र ने जिन पात्रों का और जिन घटनाओं का समायोजन उपन्यास कहानी में किया है, वे घटना और वे पात्र आज भी हमारे समाज में मौजूद है। हमें उस नवीन दृष्टि के साथ उस घटना को, उस समाज को देखना चाहिए। मित्रों, जब हम प्रेमचंद्र के कृति को पढ़ते हैं तो हमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र का जो चश्मा है उस चश्मा को उतार कर उनकी कृति को पढ़ना चाहिए, ताकि हम उस कृति के यथार्थ स्वरूप, मूल स्वरूप को समझ पाएँ और अपनी संवेदना को उस स्तर पर ले पाएँ। मित्रों, प्रेमचंद्र ने हमें संदेश दिया है कि कैसे हम भी उनकी रचना को देखकर, उनकी रचना को सुनकर अपने जीवन में निखार ला पाएँ, अपने जीवन को समृद्ध बन पाएँ। मित्रों, प्रेमचंद्र कल भी प्रासंगिक थे, प्रेमचंद्र आज भी प्रासंगिक हैं, प्रेमचंद कल भी प्रासंगिक रहेंगे। यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।